हमारे डेली करंट अफेयर्स कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम लोग जो है 2 और 3 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर लेंगे ताकि डे टू डे करंट अफेयर्स आपको डेली मिलता रहे। तो 2 एवं 3 नवंबर के करंट अफेयर्स का अपडेट अभी तक जो हमारे पास आया है, विभिन्न साइट्स, न्यूज़पेपर और वेबसाइट आदि के माध्यम से वो करवा दे रहे हैं। बाकी जो 3 नवंबर का करंट अफेयर्स बचा होगा, आज रात में जो अपडेट आएगा वो कल सुबह करवा दिया जाएगा, ठीक है, यानी 4 नवंबर वाले में। तो 2 और 3 नवंबर के करंट अफेयर्स को हमने थोड़ा सा और इंटरेस्टेड बनाने की कोशिश की है कि जो हेडिंग डाल डाल के बना रहे थे उसको मैंने ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को पढ़ने में और मज़ा आए। तो राष्ट्रपति ने किस राज्य की विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है, कब संबोधित किया है? तो अभी जो है आज ही 3 नवंबर को संबोधित किया उत्तराखंड राज्य की विधानसभा सत्र को, ठीक है। 3 नवंबर 2025 को संबोधित किया। राज्य के मानव विकास सूचकांक के कई मानकों पर सुधार हुआ है, ये राष्ट्रपति महोदया ने कहा। साक्षरता दर में उत्तराखंड की वृद्धि हुई है। मातृत्व और शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। पतंजलि जो योग पीठ का वहाँ पे विश्वविद्यालय है, पतंजलि योग विश्वविद्यालय, उसके दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति महोदया शामिल हुई हैं, ठीक है। पतंजलि जो योग पीठ का विश्वविद्यालय है, उसके दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति महोदया शामिल हुई हैं, ठीक। पतंजलि योगपीठ के दीक्षांत समारोह में, ठीक है, इसमें भी राष्ट्रपति महोदया शामिल हुई हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। मातृत्व और शिशु मृत्यु दर में वहाँ की गिरावट आई है, ऐसा राष्ट्रपति महोदया का कहना है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 इसका नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ठीक है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश में अनुसंधान और विकास तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान विकास और नवाचार योजना का शुभारंभ भी किया है, ठीक है। तो ये जो अनुसंधान विकास और नवाचार योजना जो शुरू की गई है, ये 1 लाख करोड़ रुपए की है, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस योजना का उद्देश्य है देश में निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान और विकास तंत्र को बढ़ावा देना। इसकी थीम है विकसित भारत 2047, अग्रणी सतत नवाचार, तकनीकी उन्नति और सशक्तिकरण। विकसित भारत 2047, अग्रणी सतत नवाचार, तकनीकी उन्नति और सशक्तिकरण इसकी थीम है। किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन रशीद अज जयानी 2 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं, ठीक है। ये किस देश के विदेश मंत्री हैं? डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन रशीद अज जयानी जो 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर हैं, ये जो है बहरीन के विदेश मंत्री हैं, ठीक है। बहरीन के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इनका स्वागत किया गया है। भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक में भाग लेने के लिए आए हैं, ठीक है। भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक में बहरीन के विदेश मंत्री भाग लेने के लिए आए हैं, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है और उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन रशीद अज जयानी। हाल ही में महिला क्रिकेट टीम ने कल ही महिला क्रिकेट टीम ने क्रिकेट विश्व कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका को कितने रनों से पराजित कर विश्व कप का पहला खिताब जीता? तो ये महिला क्रिकेट टीम ही नहीं, पूरे देश के लिए मतलब गर्व का क्षण है कि अब महिलाएं भी जो है स्पोर्ट में, खेल में, क्रिकेट में अच्छा कर रही हैं। तो ये जो है किसने जीता है? तो ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा करके ये खिताब जीता है। कितने रनों से? 52 रनों से।
और अगर जो है इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की जाए तो विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और श्रीलंका में हुआ। फाइनल मैच जो है डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया। प्लेयर ऑफ द मैच की अगर बात की जाए फाइनल मैच में तो शेफाली वर्मा हुई, 87 रन तथा 2 विकेट इन्होंने लिया था इस मैच में, मतलब इनकी उपलब्धि रही। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा का संबंध उत्तर प्रदेश के आगरा से है, ये भी ध्यान रखिएगा कि दीप्ति शर्मा जो है उत्तर प्रदेश के आगरा से संबंधित हैं, ये आगरा से। और इनकी उपलब्धि को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको डीएसपी का पद ऑफर किया। कौन सा पद? डीएसपी, ये भी ध्यान रखिएगा दीप्ति शर्मा को, ठीक है। और शेफाली वर्मा जो है ये मतलब इसके पहले बाहर थी, सेमीफाइनल मैच में इनकी एंट्री हुई और आते ही इन्होंने महत्वपूर्ण फाइनल मैच में 87 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए, जो भारत की जीत में एक मतलब कह लीजिए कि बड़ा फैक्टर साबित हुआ। भारतीय महिला टीम की कप्तान की बात की जाए तो भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं। दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कप्तान कौन थी? लौरा वोलमार्ट थी। दक्षिण अफ्रीका उपविजेता है तो उसके कप्तान को भी हमें जानना चाहिए। तो लौरा वोलमार्ट थी और ये इस विश्व कप का 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 13वां। भारत विश्व चैंपियन बनने वाली चौथी टीम बनी है। इससे पहले जो 3 टीमें जीती हैं, 7 बार ऑस्ट्रेलिया, 4 बार इंग्लैंड और 1 बार न्यूजीलैंड चैंपियन बनी है, ठीक है। 7 बार ऑस्ट्रेलिया, 4 बार इंग्लैंड और 1 बार न्यूजीलैंड। और भारत जो है अब 1 बार 2025 वाला भारत जीत ही गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 2 नवंबर 2025 को शाम 5:26 पर LBM-3 लॉन्चर से सबसे भारी अत्याधुनिक सैटेलाइट CMS-03, इसका क्या नाम है? CMS-03 का प्रक्षेपण किया। इसका वजन कितना है? तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि ये LBM-3 लॉन्चर से लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। ये सबसे भारी है और अत्याधुनिक है, ठीक है। इसका नाम क्या है? CMS-03 है। इसका प्रक्षेपण किया गया है और इसका कुल वजन 4400 किलोग्राम है। ये भी ध्यान रखना, 4400 किलोग्राम। इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। किस केंद्र से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। यहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया है। और ये भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। GSAT-7R इसका अन्य नाम है, ठीक है। भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है, GSAT-7R इसका अन्य नाम है। इसे भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा भूसमकालीन का स्थानांतरण कक्षा में पहुंचाया गया, ठीक है। इसे भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा भूसमकालीन स्थानांतरण कक्षा में पहुंचाया गया का यहाँ मतलब वैसे लिख गया है। इसका उद्देश्य क्या है? नौसेना संचार को बेहतर बनाना और सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। यह उपग्रह एक बहुबैंड सैन्य प्रचार प्रणाली है, ठीक है। क्या है? बहुबैंड सैन्य प्रचार प्रणाली। अगले पे आ जाते हैं। अगला करंट अफेयर्स हमारा जो है आज का, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन 2025 का 67वां संस्करण आयोजित हुआ है हाल ही में। और यह आयोजन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तीनों शहरों में किया गया है, ठीक है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई तीनों शहरों में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रसार भारती द्वारा और संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्रसार भारती आयोजक है और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कर रहा है। नई दिल्ली में शुरू हुए इस कार्यक्रम में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी उपस्थित थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप ये भी याद कर लीजिए कि प्रसार भारती के जो अध्यक्ष हैं वो नवनीत कुमार सहगल हैं और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन हैं। और यह कार्यक्रम 2 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर के 24 शहरों में शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियाँ होंगी। कितने शहरों में? 24 शहरों में। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी, कर्नाटक और विभिन्न लोक संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी, ठीक है। अगला जो हमारा करंट अफेयर्स है, तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशूल
के संदर्भ में सत्य कथन हमको बताना है। इसमें नौसेना मुख्य भूमिका निभा रही है। यह अभ्यास 1 से 13 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं में परिचालन प्रक्रियाओं की जांच करना और उनमें समन्वय स्थापित करना है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है। क्या उद्देश्य है त्रिशूल अभ्यास का? कि नौसेना इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है। 1 से 13 नवंबर तक आयोजन हो रहा है। तीनों सेनाएं जो है इसमें परिचालन प्रक्रिया की जांच करेंगी और उनमें समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान और गुजरात के खाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर संचालन के साथ साथ उत्तरी अरब सागर में जल थल चर अभियानों सहित व्यापक समुद्री अभियान शामिल होंगे। यह अभ्यास संयुक्त खुफिया निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तथा साइबर युद्ध योजनाओं को भी प्रमाणित करेगा। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा है आज के करंट में कि भारतीय वायुसेना द्वारा IAF मैराथन 2025 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है। और यह आयोजन भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो को श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित किया गया। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे। वो मतलब कि 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें भारत के सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र का सम्मान उनको जो है मिला था। वो एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी थे जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने आयोजन में भागीदारी और मैराथन दौड़ में मतलब योगदान देने वाले या सहयोग देने वाले लोगों को धन्यवाद दिया। ठीक है। तो एयर चीफ मार्शल हमारे कौन है? AP सिंह है। और ये मैराथन दौड़ आयोजित हुई है नई दिल्ली में। ये यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पूर्व छात्र पुरस्कार से किस IIT द्वारा सम्मानित किया गया? यहाँ ईट लिख उठा है, ये IIT है बेसिकली। ठीक है। IIT द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये जो है IIT कानपुर द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। यह विशिष्ट पुरस्कार वर्ष 1989 में शुरू हुआ था। ठीक। और यह IIT कानपुर का सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानेश कुमार ने 1985 में IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में B.Tech की उपाधि प्राप्त की थी, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। 2 नवंबर को IIT कानपुर ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 66वां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुस्तकालय समुदायों को सशक्त बनाते हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य को वर्चुअल रूप से किसके द्वारा संबोधित किया गया? ठीक है। पुस्तकालय समुदायों को सशक्त बनाते हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य, यह एक सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। और किसके द्वारा इसे संबोधित किया गया है? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा। ठीक है। जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं CP राधाकृष्णन द्वारा, इनके द्वारा इसको संबोधित किया गया है। और यह 2 दिवसीय सम्मेलन है। इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम में PN पडिक्कर फाउंडेशन द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 शुक्रवार को संपन्न हुए। इसमें भारतीय युवा टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारतीय युवा टीम ने कुल 48 पदक जीते हैं, जो अब तक का सर्वोच्च कीर्तिमान है। ठीक है। ये अब तक का सर्वोच्च कीर्तिमान है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय युवा एथलीटों की टीम ने 48 पदक यानी 13 स्वर्ण, 18 सिल्वर और 17 ब्रांड जीतने के साथ ही यहाँ पे ब्रांज रहेगा, ब्रांड नहीं रहेगा, कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है। ब्रांज कभी कभी बोल के लिखने में गलत टाइप हो जाता है, ब्रांज। ठीक है। तो जीतने के साथ ही 6ठा स्थान हासिल किया है, जो देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ठीक है। बहरीन में आयोजित हुआ युवा एथलीटों का चैंपियनशिप, एशियाई युवा खेल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? बहरीन में। और युवा एथलीटों की टीम ने भाग लिया। भारतीय टीम ने 48 पदक जीते। अब तक का यह सर्वोच्च कीर्तिमान है।
13 स्वर्ण जीते, 18 सिल्वर जीते और 17 ब्रांज जीते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। भारत की विविधता को दर्शाने के लिए 15 दिवसीय सांस्कृतिक समागम पर्व महोत्सव गुजरात के किस जिले में शुरू हुआ है? तो यह गुजरात के एकता नगर में शुरू हुआ है। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर इसका आयोजन किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह उत्सव संस्कृति मंत्रालय, गुजरात पर्यटन और युवा सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हो रहा है। ठीक है। और ये जो है 15 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम, इसका भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी और 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन टेनिस से संन्यास ले लिया है? तो इनका नाम क्या है? रोहन बोपन्ना। ठीक है, रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास ले लिया। इनकी उम्र 45 वर्ष है। 26 एटीपी युगल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। मैथ्यू एबडेन के साथ 2024 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 भी जीता है। ये इनकी कुछ कुछ उपलब्धियां हैं। दुबई में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत की अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? दुबई में पैरा शूटिंग विश्व कप हो रहा है। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने क्या जीता है? स्वर्ण जीता है। ठीक है, अवनी लेखरा ने स्वर्ण जीता है। उन्होंने स्वीडन की अना बेसनान को पीछे छोड़ा, यानी उनको पीछे छोड़कर या उनको पराजित करके इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दुबई में इसका आयोजन है। ठीक है, पैरा शूटिंग विश्व कप का 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने जीता है। हाल ही में न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये केन विलियमसन है, पूर्व कप्तान है न्यूजीलैंड टीम के। विलियमसन ने कुल 93 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2500 से अधिक रन बनाए। उनके नेतृत्व में टीम 2 बार T20 विश्व कप सेमीफाइनल और 1 बार फाइनल में पहुंच चुकी है। सामिया सुलू हसन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है? तो ये तंजानिया की जो है राष्ट्रपति बनी है, अफ्रीकी देश तंजानिया। ठीक है, तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। डोडोमा, तंजानिया की राजधानी डोडोमा। और नई राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? सामिया सुलू हसन। ये पहले भी यही थी, दोबारा भी इन्होंने ही मतलब जीत हासिल की है। हाल ही में किस देश में 6.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया? तो ये अफगानिस्तान में आज की ही न्यूज़ है। ठीक है, अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में। हिंदू कुश क्षेत्र कहाँ है? अफगानिस्तान में। इसको अफगानिस्तान के मैप में, अपने एटलस में आप देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने घातक परमाणु पनडुब्बी खाबरोवास्क का जलावतरण किया है? तो रूस ने किया है। ठीक है, यह पनडुब्बी विश्व में कहीं भी जाकर भारी विनाश कर सकती है। यह 500 मीटर गहराई तक मार कर सकती है। इसकी लंबाई 113 मीटर तथा चौड़ाई इसकी 10 मीटर है। इस पनडुब्बी पर सबसे अधिक सैनिक सवार हो सकते हैं। 90 से 120 दिन का मिशन इस पनडुब्बी से संभव है। 10,000 टन का वजन भी यह पनडुब्बी ले जा सकती है। अगला है कि उच्च टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात में कुल कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 37.5% की गिरावट दर्ज की गई है। उच्च टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है? 37% की। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने यह दावा किया है कि मई से सितंबर 2025 के आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। इस दौरान भारत का अमेरिका को जो निर्यात है वो 8.8 अरब डॉलर से घटकर 5.5 अरब डॉलर पर आ गया है। 8.8 अरब डॉलर से घटकर 5.5 अरब डॉलर पे आया है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अमेरिका ने जो है 2 अप्रैल को जो है टैरिफ लगाया था, तो उसमें 10% किया था। फिर अगस्त के आरंभिक समय में उन्होंने 25% किया और अगस्त का अंत आते आते उन्होंने 50% कर दिया। इसी वजह से यह 37.5% की गिरावट आई है भारतीय सामानों के अमेरिका को निर्यात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तीनों सेनाएं इसमें भाग ले रही हैं। ठीक है, पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। तीनों सेनाएं इसमें भाग ले रही हैं।
इस अभ्यास का उद्देश्य जो है यहाँ पे साओ हो गया है, सेनाओं रहेगा। ठीक है, सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को बेहतर बनाना है। भाला प्रहार 2023 में हुआ था, पूर्वी प्रहार 2024 में हुआ था। इसके बाद पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 का आयोजन अब किया जा रहा है। भाला प्रहार 2023 और पूर्वी प्रहार 2024 के बाद। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 23-24 में लगभग 1.07 लाख टन प्राकृतिक शहद का निर्यात कर भारत ने दुनिया में शहद निर्यात में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, 2020 में भारत शहद निर्यात में 9वें स्थान पर था, वहाँ से अब दूसरे स्थान पर आ गया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो ये आज और कल के यानी 2 और 3 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा देख के कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करिए, क्योंकि ये परीक्षा के हिसाब से सारगर्भित और उपयोगी कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर संभव हो तो आप लोग प्रोत्साहन कर दिया कीजिए। धन्यवाद।